दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, मैं देखता रहता हूं कि लगातार सीआरसी लखनऊ के कार्यक्रमों में जुड़ के बहराइच के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं और खुद बलमीत जी हमें इनकरेज करती रहती हैं, हमें मोटिवेट करती रहती हैं। आपने जो कोलैबोरेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजा, हम उसके लिए आभारी हैं। और आपके संयुक्त तत्वाधान में बहराइच जनपद और हमारे दूसरे रिहैब प्रोफेशनल, पेरेंट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स और जो भी पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आप लोगों का अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने डिपार्टमेंट, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट और सीआरसी लखनऊ के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, विकास, नागेश जी और सविता, आप सभी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। हमारी टेक्निकल टीम, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए फिर सबका स्वागत करता हूं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, साइकोलॉजिकल होम बेस्ड एक्टिविटीज फॉर द पेरेंट्स ऑफ CWSN ड्यूरिंग पैंडेमिक। बिकॉज ये जो इशू है ये गहराता जा रहा है। इस लॉकडाउन में मैंने पर्सनली फील किया कि कई बार जब हम लोगों के पास कोई खास कल मेरे अपने बड़े भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दोपहर में जब घर में सब लोग लंच करने के बाद सो गए तो मैं बहुत आइसोलेटेड फील करने लगा और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो मैं अपने फूलों के साथ और दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया, पिक्चर देखने लगा। लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में है, जॉब करते हैं, लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से घर पे बैठ गए, जब उनके साथ इतनी समस्याएं हैं, तो हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ जिनको फिलहाल सर्विसेज नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ साइकोलॉजिकल कितने इश्यूज हो रहे होंगे। दूसरा, उनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को किसी सेंटर पे भेजते थे एक्टिविटी के लिए, थेरेपी के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी दूसरे तरह की वोकेशनल, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, अगर उनके बच्चे ही अब होम बाउंड हो गए हैं और वो टेक्निकली इतने एक्सपर्ट नहीं है कि अपने बच्चे को वो एक्टिविटी करा सके, और अगर बच्चा सालों से, महीनों से किसी एक्टिविटी, थेरेपी या एजुकेशन मेथोडोलॉजी का यूज टू हो गया है, वो बच्चा अब अपने माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार घर पे करता होगा और माता पिता उस व्यवहार को कैसे डील करते होंगे। और इन दोनों क्रमों में माता पिता के साथ और बस उस बच्चे के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। अब हम जैसे केंद्रों की, सीआरसी जैसे केंद्रों की यह बहुत कोशिश है पिछले पैंडेमिक में खासकर कि हम लोग रोज ही कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे विषय पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे विषय पर इस फील्ड के दिग्गजों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे ज्यादातर अभिभावक, ज्यादातर दिव्यांगजन, ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपने घर बैठे कम से कम प्राइमरी और जेनरिक टेक्निक सीख सके, चाहे वो साइकोलॉजिकली कोप अप करने का हो, चाहे वो फिजिकली कोप अप करने का हो, चाहे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कोप अप करने की स्ट्रेटजीज हो। हमारा ये डेली प्रयास है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लेकर आए। और आज मुझे विश्वास है कि हमारे रिसोर्स पर्सन जो कि बहुत ही लर्नड है और बहुत ही स्टीम्ड है, उनके जुड़ने से हमारी जो एक टारगेट ग्रुप है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम में बार बार कहता हूं कि इतना प्रोडक्टिव है कि जब आप ऑनलाइन आवाज उठाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो वो सिर्फ आपके टारगेट ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहता, वो बियॉन्ड टारगेट ग्रुप जाता है। ये इसकी खूबसूरती है। अगर आज ये संगोष्ठी हम लोग ऑफलाइन मोड में सीआरसी लखनऊ में या किसी देश के किसी भाग में कर रहे होते, तो वो सिर्फ एक निश्चित टारगेट ग्रुप तक जाता और उन्हीं तक वो बात पहुंचती। लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम से ये वीडियो बना के हम लोग अपने यूट्यूब पे डालते हैं, हम लोग फेसबुक पे लाइव करते हैं, और हमारे साथ जो ये 150-200 लोग पर डे जुड़ते हैं, ये सभी सिर्फ लखनऊ या हमारे ज्यूरिडिक्शन के नहीं होते, ये पूरे देश के कोने कोने से जुड़ते हैं और हमें डेली फीडबैक देते हैं कि इन विषयों पर कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, और हम उन विषयों को उठाते भी हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन विषयों से संबंधित जो टॉप रिसोर्स पर्सन्स हैं वो आए और समस्या का समाधान करें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो एंडेवर्स हैं वो हमारी सोशल मीडिया पे लगातार
होते रहते हैं। जो लोग इसमें प्रतिभाग नहीं भी कर पा रहे हैं वो हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारे ट्विटर पे जा सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट आप लोग इस पेंडेमिक में एक इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह आप लोग पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, जो सर्विसेज मिल रही है उसको स्प्रेड करें। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि सारी सेवाएं बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हम लोगों का रात दिन प्रयास है कि अपने दिव्यांगजनों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके भाई बहनों के लिए, उनके साथ काम कर रहे लोगों के लिए, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो गाँव में काम कर रहे हैं, अटमोस्ट रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनके सबके लिए हम लोग मोटिवेशनल, मीनिंगफुल प्रोग्राम करें जिससे वो सीखें। और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने में हमने 50 के आसपास कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए हैं, जिससे सुदूर ग्रामीणांचलों में छोटे छोटे जो एनजीओज हैं, छोटे छोटे जो डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट एसोसिएशन है, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की प्रयास किया है। और जुड़ने के बाद ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया है, हमारे ऑफिसर्स की और स्टाफ की बहुत ही एक सशक्त और एक बहुत ही टैलेंटेड टीम है जो लगातार उनसे फॉलो अप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक में हम एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपने सारे प्रोफेशनल का नंबर पब्लिक में किया हुआ है। ये वीडियो देख के या हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे ई ट्यूटोरियल्स को, ई रिसोर्सेज को देख के अगर किसी को होम बेस्ड मैनेजमेंट में कोई समस्या आती है तो वो हमारे ऑफिसर्स को, हमारे स्टाफ को सीधे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इसके भी लगातार फीडबैक हम देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही प्रभावी विषय पर हम लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं फिर से रिसोर्स पर्सन मैडम का स्वागत करता हूँ और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। मैं थ्रू आउट द सेशन मैडम आपके प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का आपसे मौका मिलेगा। आप सभी के प्रति फिर से मेरा आभार, सभी पार्टिसिपेंट्स के प्रति आभार। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कोऑर्डिनेटर से, कि जब तक मैं देखा हूँ पिछले प्रोग्राम में भी कि आप लोग लिंक शेयर कर देते हैं और हमारे डिस्कशन चलते रहते हैं, लिंक तब तक शेयर ना करें जब तक हमारे रिसोर्स पर्सन, दूसरे लोग डिस्कशन में हो, क्योंकि फिर मैं देखता हूँ कि सिग्निफिकेंटली लोग कम हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के जो स्पीचेस हैं वो सुन के, जो उनके प्रेजेंटेशन है उसको देख के आप लोगों को लाभ होगा और आप लोग अपनी कम्युनिटी में भी उसे, सोसाइटी में भी उसे स्प्रेड कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके निरंतर ऊर्जायुक्त निर्देशनों से ही हम ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा को बना पाते हैं और निश्चित ही सीआरसी लखनऊ की सेवाएं 24/7 प्रस्तुत करने में आपका जो योगदान रहा है वह सदा सराहनीय है सर। अब मैं वक्ता के रूप में डॉक्टर शुभम श्री मैम, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना, बिहार को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय मैम आप आए और साइको सोशल होम बेस्ड एक्टिविटीज फॉर द पेरेंट्स ऑफ CWSN ड्यूरिंग COVID-19 विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे सभी श्रोताओं के बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर शुभम श्री। थैंक यू सर, थैंक यू नागेश सर, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो मास्टर्स इन सोशल वर्क BHU से किया था। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो देवा इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन में हुई थी बनारस में। तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर 2007 में हुआ था स्पेशल स्कूल में और स्पेशल बच्चों के साथ। और वो एक बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए। मैं वहां से स्टार्ट करूंगी क्योंकि जब मैं वहां गई और मैंने पहली बार वहां बच्चों को देखा और उनके पेरेंट्स से मैं मिली और उनसे जब मैंने बातचीत की तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है। किसी बच्चे को रियर करना ऐसे तो हमारा पारिवारिक और सामाजिक दायित्व होता है, लेकिन जब बच्चा स्पेशल हो
तो हमारा केयर का जो बर्डन है वो कई गुना बढ़ जाता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई ज्यादा बढ़ जाती है उनकी तरफ। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी ये संबल देना कि हम किस प्रकार उनके साथ हैं, किस तरह से उनके बच्चों को हम रियर करने में उनकी मदद कर सकते हैं, बेसिक लाइफ स्टाइल, लाइफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं उनके बच्चों में, ताकि वो अपने कार्यों में पूरी तरीके से पूर्णता हासिल करें या इंडिपेंडेंस हासिल करें। तो जो मेरा जो सर्टेन एक्सपीरियंस था वो बहुत ही लाइक इमोशनली जो है वो हम लोगों को एक मेंडअप करने वाला सिचुएशन था, जहां हम लोग पेरेंट्स के साथ बैठकर जब बातचीत करते थे और होम विजिट्स करते थे तो बहुत सारे इंट्रिंसिक बातों से हम लोग वाकिफ होते थे, जो हम लोगों को जनरल पब्लिक या जनरल लोगों में वो अवेयरनेस नहीं होती है, वो नहीं जानते हैं कि कब कहाँ कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड केयर बहुत अवेलेबल नहीं है हर तरह के एरियाज में। अब जैसे बहुत बड़े पॉपुलेशन पे अगर एक स्पेशल स्कूल है तो मुझे नहीं लगता कि वो हर सेक्शन के लोगों को उस तरीके से लाभान्वित कर पाती है जितना होना चाहिए। अब जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन देख ले या स्कूल्स देख ले, मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि जो नॉर्मल स्कूल है अगर उसमें भी स्पेशल बच्चों के लिए स्पेस हो, अगर उनके लिए भी क्लासरूम हो, तो उन वो भी एक बेटर एजुकेशन को ले सकते हैं। उनको इन एक्सक्लूड करने की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों उनको एक्सक्लूड करके चलते हैं? बहुत सारे ऐसे नीड्स होते हैं हम देखते हैं स्पेशल बच्चों में कि उन उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक स्पेसिफिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिकली ट्रेन्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जहां वो प्रॉपरली पॉपअप कर पाए। तो जब हम होम बेस्ड केयर की बात करें, बिकॉज अभी पैंडेमिक आ गया है, सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, देखिए कुछ लर्निंग जो होता है वो जरूरी है कि उसके लिए क्लासरूम्स हो, उसके लिए एक फॉर्मल सेटअप हो, एक ऐसी जगह हो जहां उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन जब होम बेस्ड पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो पीयर लर्निंग एब्रप्ट हो जाता है कि बच्चे जो पीयर ग्रुप में सीख रहे थे, साथ में एक्टिविटीज करना सीख रहे थे, लाइफ स्किल्स डेवलप कर रहे थे, एकेडमिक स्किल्स डेवलप कर रहे थे, वो उनका बंद हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीइंग अ पेरेंट आपको उसको नर्चर भी करना है, आपको उसको एज अ फ्रेंड कंपेनियन भी देना है, और एज अ थेरेपिस्ट, एज अ टीचर उनको उनके डेली लाइफ स्किल्स के साथ भी हेल्प करना है और उनको एडुकेट भी करना है। जब हम होम बेस्ड केयर की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिशनल केयर। तो न्यूट्रिशनल केयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत ही फास्टली ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, ऐसे में उनके बेसिक न्यूट्रिशन का ख्याल रखना जरूरी है। जब कोविड की बात हो रही है तो कोविड में जनरली ये प्रिस्क्राइब्ड है कि बच्चों को विटामिन सी और जिंक बेस्ड विटामिन दिया जाए, प्रॉपर आहार दिया जाए और घर में हाइजीन और वेंटिलेशन मेंटेन करके रखा जाए, सो दैट कि बच्चे जल्दी कंटामिनेट ना हो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। तो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो है बच्चे का न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन हम सही दे रहे हैं और उनको केयर प्रॉपर दे रहे हैं तो हम बहुत हद तक उनको कई तरह के इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचा सकते हैं। मैं जहां अभी कार्यरत हूँ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, मैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमारे दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर अर्बन रूरल, एक अर्बन हेल्थ सेंटर है और एक रूरल हेल्थ सेंटर है। तो जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहां पे मेरी पोस्टिंग है। वहां जिस तरह के कॉम्प्लेन्स आते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज आते हैं टीकाकरण के लिए, उसमें कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं, तो माँ बाप का सीरियस कंसर्न ये होता है कि मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा, हम किस डॉक्टर के पास ले जाए, हम क्या करें। तो देखिए बहुत बार ये मुश्किल होता है समझा पाना, क्योंकि एजुकेशनल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब बातों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे में उन लोगों को ये ढाढ़स देना कि आपके बच्चे को एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है अगर आप इसको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। ये स्किल ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं होती है, ये स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी थेरेपिस्ट और काउंसलर्स पर भी होती है। तो बीइंग अ पब्लिक हेल्थ काउंसलर, मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ और जिन बच्चों को रेफरल की आवश्यकता होती है उनको रेफरल सुविधाएं देती हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पीच एंड हियरिंग सेंटर हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, या जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं। तो सिवियरिटी को देखते हुए कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड केस है, उनको किस जगह पर रेफर करना है,
किस तरह की उनकी सुविधाएं होनी चाहिए और घर पे देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के बाद हो जाता है कि बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट्स को, कि वो किस तरह के इमोशंस डेवलप कर रहा है। आपको उनको विजिलेंट रहना है, उनको हमेशा देखते रहना है कि वो किस तरह के रिएक्शंस शो कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में। उस रिएक्शंस के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, पेरेंट्स को बातचीत करके समझना पड़ता है, और कई बार अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो काउंसलर्स या थेरेपिस्ट के हेल्प की आवश्यकता होती है। तो ये कभी घबराना नहीं चाहिए, इवन हेल्प सीख करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हेल्प सीख तब तक नहीं करते जब तक मैटर बहुत सीरियस नहीं हो जाता। तो हम लोगों का जो पहला एजेंडा होता है वो ये होता है कि प्रिवेंटिव केयर। सबसे पहले तो माँ को ही हम लोग साइको एडुकेट कर देते हैं कि किस तरह से आप केयर करेगा कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने से पहले आप उसको निपटाने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो इमीडिएट अदर केयर गिवर्स है, जैसे उनकी दादी नानी फादर या जो भी बहुत सारे लोग ने हाउस हेल्प रखा हुआ है या नर्सिंग केयर रखा हुआ है, तो उन लोगों को भी हम लोगों को ट्रेन करना होता है कि बच्चों के देख रेख में आपको उनके इमोशंस को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है। क्योंकि बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं और पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता है कि हम कैसे इस तरह के इमोशनल टैंट्रम्स को हैंडल करें। तो इन दैट केस हम लोग ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाएं और प्रॉपरली वहां पर आप एक फॉर्मल सेटअप में चीजों को देखें कि किस तरीके से बच्चों को एंगेज करके आप उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी है, उसको कैच करना बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो नॉन वर्बल वे में ही बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों के असेसमेंट को हमारे सामने रख देते हैं कि इस बच्चे को ऐसी जरूरत है, इसको किस किस समय इनको किस प्रकार की जरूरत है और पेरेंट्स को कहाँ इंटरवेन करने की जरूरत है। आई रिक्वेस्ट सभी लोग अपना माइक ऑफ कर ले। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चे के लर्निंग का। और लर्निंग जनरली बच्चे मॉडलिंग के थ्रू करते हैं। स्पेशल बच्चों की जब हम बात करते हैं तो पीयर ग्रुप लर्निंग थ्रू मॉडलिंग वर्क्स अ लॉट। तो मॉडलिंग एक ऐसा तरीका है जहां हम एक स्पेसिफिक कार्य को करते हैं, बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और इसके साथ साथ उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना बहुत आवश्यक होता है ताकि उनके डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाया जा सके। तो मॉडलिंग जो है इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले आइडियल जो है अपने पेरेंट्स को मानता है और उन्हीं को मॉडल करने की कोशिश करता है। तो जो इमीडिएट केयर गिवर है, अगर वो खुद से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, तो बहुत हद तक बच्चे सीख जाते हैं कि उनसे क्या डिजायर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके दिनचर्या को मॉड्यूलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो बायो कार्डियो जो उनका रिदम होता है उससे गवर्न होता है। तो हमारा जो डे एंड नाइट का जो शेड्यूल है वो बच्चों के साथ हम लोगों को एक शेड्यूल ऐसा बनाना है जहां पर पेरेंट्स और बच्चों का कोलैबोरेटिव जो वर्किंग स्पेस है या वो जो टाइम है जिसमें वो साथ में रह रहे हैं उसको वो लोग प्रमोट कर सके प्रॉपरली, उस टाइम का प्रॉपर पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक रूटीन में बंधे माँ और माँ बाप के साथ बच्चे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उनके स्लीप वेक साइकिल को गवर्न कर सकते हैं, उनके आप एक्टिविटीज का भी एक चार्ट बना सकते हैं घर बैठे, ताकि जो 24 आवर्स का साइकिल है उसको उसमें वो लोग एक प्रोडक्टिव टाइम में अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। इन स्किल्स में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक चीजों का सहारा ले सकते हैं। एक तो जो उनके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होते हैं उसको बच्चा बहुत अच्छे से ग्रास्प करता है। तो जितने भी कलरफुल या पिक्चर से भरे जो स्टोरी बुक्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्ले कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है, कुछ चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उसको मंगा के घर में टाइम टू टाइम बैठकर बच्चों से उन प्ले कार्ड्स पर डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। और
पपेट्स के माध्यम से या फिर जो प्ले कार्ड्स के माध्यम से आप स्टोरी टेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें बच्चे भी अपना कुछ इनपुट्स देंगे। इस तरह से यू कैन फ्रेम अ स्टोरी। इस स्टोरी में आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी ले सकते हैं, जिससे आसपास में जो बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कुछ। इसके साथ साथ क्ले मॉडलिंग कुड रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्ले मॉडलिंग एक ऐसा चीज है जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर हम उनको स्मॉल क्ले मॉडल्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज कराएं, उनको हम शेप्स बनाना सिखाएं, उनको हम कलर्स दिखाएं, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ किसी ने पूछा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, तो विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनके लिए भी हम लोग क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो टैक्टाइल जो फंक्शन है वो काफी डेवलप्ड होता है। tactile function के through they can understand shapes and they can work on it. इवन वो लोग कई तरह के हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स के मिक्सचर पे वर्क कर सकते हैं और फिर उसको अलग अलग ऑर्डर कर सकते हैं, अलग अलग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज काफी सूदिंग हो सकती है। इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी पे बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी हम देख रहे हैं कि एक विशाखा स्कूल है जिनका यूट्यूब पर चैनल है, और हमने देखा फेसबुक पर भी उनका एक पेज रन कर रहा है। वो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही है। उन्होंने म्यूजिक और डांस के थ्रू कई बच्चों को हेल्प किया है। तो ये सब बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोगों को आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उससे देख करके सीख सकते हैं। अगर हम किसी सूदिंग म्यूजिक को बजाते हैं और उस म्यूजिक के साथ लाइक कंबाइन करके कोई प्ले एक्टिविटी रखते हैं, या कोई योगा का सेशन रखते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सेशन रखते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये पेरेंट्स के लिए भी काफी स्ट्रेस रिलीज करने का एक टेक्निक हो सकता है, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इमोशनली बर्डन हो जाते हैं। अभी चारों तरफ जिस तरह के सिनेरियो है और जिस तरह की निगेटिव न्यूज आ रही है, बच्चे भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। वो बोल नहीं पाते हैं, वो व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों की जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं समझते हैं। बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, आपके बिहेवियर को समझ सकते हैं। इवन आपके आपके एटीट्यूड से बच्चे गवर्न होते हैं कि मदर फादर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या जो टोन ऑफ वॉइस है, या जो जो वे ऑफ वर्किंग है, वो किस तरीके का है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब चीजें चाहे ना चाहे सबकॉन्शियसली बच्चों तक चली जाती है, एंड देन दे स्टार्ट बिहेविंग एंड रिएक्टिंग इन लाइट टू दैट। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी सेंसिबल होने की जरूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन, वी हैव सीरियसली टेक इनटू कंसिडरेशन देयर पेरेंट्स एंड चीफ केयर गिवर्स, क्योंकि केयर गिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। केयर गिवर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड से बच्चों का इमोशंस और उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज्यादा गवर्न होता है। इवन फ्यू पीपल आर आस्किंग अबाउट न्यूट्रिशनल, किसी ने मुझसे पूछा कि न्यूट्रिशन चार्ट। देखिए, न्यूट्रिशन चार्ट अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए और अलग अलग हाइट और वेट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन चार्ट बनता है। ये न्यूट्रिशन चार्ट जनरली आपको एक डाइटिशियन देंगी, वो ज्यादा बेटर बनाती है कैलोरीज इनटेक के हिसाब से। बट मोटा मोटा जो हम लोग पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग में जो हम लोग काउंसलिंग देते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि 7 ग्रुप्स ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला ग्रुप है ग्रेन्स का। ग्रेन्स में हो गया आपका जो गेहूं, चावल, ये सब जितनी चीजें हैं, ज्वार, बाजरा, जो भी खा रहे हैं, या रागी, ये सब चीजें अगर आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो आपको बच्चे को खिलाना है। दूसरा है पल्सेस का। पल्सेस में सभी तरह के दाल, राजमा और बीन्स, ये सब आ जाते हैं। पल्सेस आपको बच्चों के खाने में इंट्रोड्यूस करना है। फिर एक ग्रुप है फ्रूट्स का, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, आपको 200 ग्राम्स के अराउंड फ्रूट्स एवरीडे अपने बच्चे को किसी न किसी फॉर्म में देना चाहिए। स्मूदीज के फॉर्म में, मिल्क शेक के फॉर्म में, या ऐसे रॉ फ्रूट चाट के फॉर्म में, या कस्टर्ड बना के, या उसको मैश करके, आप जैसे भी बच्चे को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर एक ग्रुप है वेजिटेबल्स का, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स।
तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स को दाल में उबाल सकते हैं या उसको खिचड़ी में डाल के, या अलग तरीके से उसको लाइक आलू आलू में ग्रीन वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप सैंडविचेस के फॉर्म में, रोल्स के फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अलावा हो गया एक फिश मीट एंड एग का। फिश मीट एंड एग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर और सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप अपने फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन एक ग्रुप है दूध, दही और पनीर का, जिसमें मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, घी एंड ऑल। तो बच्चे को हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में देनी है, थोड़ी थोड़ी देर पर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट्स देते रहना है, और उनके रुचि के हिसाब से खाना देना है, और उनको फोर्स नहीं करना है। बहुत सारे पेरेंट्स काफी नाक करते हैं, बहुत फोर्स करते हैं बच्चों को खाने के लिए। अगर बच्चे का मूड नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आप बच्चों में सेल्फ ईटिंग बिहेवियर डेवलप करें। सेल्फ ईटिंग बिहेवियर के लिए जरूरी है कि एक सेपरेट प्लेट में खाना देकर उनको अपने साथ बैठाएं, और जब आप खाना खा रहे हो तो बच्चे भी आपको देख देख कर खाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों में खाना खाने का जो एक तरीका है वो डेवलप करेंगे। तो उसमें जो भी एसेंशियल आइटम्स जो भी आप खा रहे हैं वो सब थोड़ा थोड़ा बच्चों को दीजिए, जो और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए, उनको आप दिखाइए कि इसको, और साथ साथ स्टोरी भी बताते जाइए कि उस खाने का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके खाने से क्या होगा, उसका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। साथ साथ खेल खेल में आप काफी नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं, और उससे एसोसिएटेड आप कुछ स्टोरीज सुना सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो यू कैन यूटिलाइज एट होम। देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप ऑफ टेलिंग स्टोरीज, जिसमें आप रियल लाइफ स्टोरीज वो सुना सकते हैं। आप जैसे बच्चों को, बच्चे के अगर दादा दादी है, नाना नानी है घर पे, या जो भी बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ उनको टैग कर सकते हैं। वो लोग जैसे अपने बचपन की कहानी, गांव घर की कहानी, या फिर बुक्स में जो कहानियां होती हैं, परी की कहानी या पंचतंत्र की कहानी, तो जो बच्चा स्टोरी टेलिंग सुनता है ना, उसका एक इमेजिनेशन डेवलप होता है। इमेजिनरी चीजों से बच्चे बहुत सारे रियल लाइफ चीजों को कोरिलेट करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बहुत ही मान्यूट लर्निंग है। और मैं ऐसा कहूंगी कि स्टोरी टेलिंग में रियल लाइफ एग्जांपल्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं, जैसे अगर कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, या कोई ऐसा स्टोरी है जो माइथोलॉजिकल है जिसमें कोई लेसन है, तो अगर इस तरह के स्टोरीज को आप प्लेफुली खेल खेल में बच्चे को दिन भर में कभी सुनाते हैं, और उससे फिर बाद में उस स्टोरी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इससे भी बच्चा बहुत कुछ लर्न कर जाता है। ये एक बहुत हैप्पी तरीका है, इसमें आप एंजॉय भी बहुत करेंगे बच्चों के साथ। इसके साथ मैंने कहा म्यूजिक के बारे में, शास्त्रीय संगीत का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है स्पेशल चिल्ड्रन पे। इवन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिलीज करने में शास्त्रीय संगीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिन लोगों को भी शास्त्रीय संगीत में रुचि है, आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अवेलेबल है, आप उनको प्ले कर सकते हैं। आप भजन और जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं या जो राइम्स हैं, चाइल्डहुड राइम्स भी काफी इम्पैक्टफुल होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में उसको आप बजाकर घर में बच्चों को एक्शन एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। बच्चों को इवन आप एनकरेज कर सकते हैं कि आप उसको वो फॉलो करके वो खुद भी उसको बजाने या गाने की कोशिश करें। अगर आपके पास घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको प्ले करने के लिए आप उनको एनकरेज कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जहां बेसिक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग वगैरह भी सिखाया जाता है। तो ऑनलाइन क्लास की मदद से हम लोग इसका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इवन कुछ पेड ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे होम डू इट योर सेल्फ टाइप की एक्टिविटीज को कर सकते हैं। डू इट योर सेल्फ एक्टिविटीज में क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और ऑरिगेमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑरिगेमी जो है एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप पेपर्स के थ्रू स्मॉल आइटम्स बनाना सीखते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे कलाकृति बनाते हैं पेपर्स के थ्रू, और पेपर्स को फोल्ड करके, उसको कलर करके, उसको पेंट करके। तो ये बहुत ही अच्छा एक आर्ट है, बच्चे इसको बहुत इंजॉय भी करते हैं। यू कैन यूज स्क्रैप पेपर्स। स्क्रैप जो घर में जो वेस्ट सामान है, या जैसे जो डब्बे होते हैं लाइक टूथपेस्ट के डब्बे या चाय पत्ती के डब्बे, इन डब्बों को डेकोरेट करना, उसको रैप करना, ये सब करके उस पर कुछ कलाकृति बनाना, पेंटिंग या हैंड ड्राइंग के थ्रू, ये हम प्रमोट कर सकते हैं। इसको बच्चे बहुत हैप्पीली करेंगे भी, और इसको यूटिलाइज भी करेंगे। आप उसको घर में एक शो पीस की तरह रख सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पेन होल्डर बना सकते हैं या ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। तो आपको कोई किसी एक्स्ट्रा आइटम्स की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन है तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स भी बंद है। तो आप अगर चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा क्राफ्ट्स के मटेरियल्स वगैरह लाएं खरीद कर, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो जो घर में
अवेलेबल है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप बच्चे को अगर आटा थोड़ा गूंथ कर, जैसे रोटी बनती है तो थोड़ा सा आटा आप दे दें और उस आटे से वो उनको बोले कि वो कुछ एक्टिविटी करें, तो वो भी काफी इंजॉयबल होता है बच्चों के लिए। इसके साथ हम उनको हैंडक्राफ्ट सिखा सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट आता है, मान लीजिए कोई सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, या किसी चीज में कुछ चिपकाने वाला, जैसा कुछ चिपकाने वाला काम होता है, क्योंकि पेस्टिंग बहुत आसान होता है। बहुत सारे बच्चे सुई या क्राफ्ट मटेरियल्स बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, कैची वैची नहीं चला पाते, तो ये सब कुछ अडल्ट सुपरविजन में होना चाहिए। विदाउट अडल्ट सुपरविजन दिस शुड नॉट बी डन। तो ऐसे में हाँ, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, किसी ने मुझे सजेस्ट किया। या तो आप अलग अलग टाइम के लिए कार्ड्स बनवा सकते हैं। आप बुक मार्कर्स बना सकते हैं। बुक मार्कर्स कुड बी अ वेरी गुड। आप मुखौटा बना सकते हैं, पपेट्स बना सकते हैं पेपर के। और क्राफ्ट मटेरियल्स जैसे आप कलरफुल कपड़ों से छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं, पॉम पॉम्स बना सकते हैं, ऊन के खिलौने बना सकते हैं, देन सूती कपड़ों में रुई भर के खिलौने बना सकते हैं। ये सब चीज बच्चे काफी इंजॉय करते हैं और इससे उनका क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है। स्पेशल बच्चों में क्रिएटिविटी काफी अच्छी देखी गई है। उन लोगों का जो क्रिएटिव चीजों के प्रति रिस्पॉन्स है वो काफी बढ़िया देखा गया है। तो ऐसे में अगर आप उनको कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं, जैसे पुराने घर के सॉक्स हैं, उन सॉक्स से आप वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके फूल बनाना सिखा सकते हैं। या फिर जो ऊनी जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, उन 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 ऊनी कपड़ों में भर के आप खिलौने बनाने सिखा सकते हैं, जैसे टेडी बियर हो गया या रैबिट्स हो गए, बच्चे जिनसे खेलते जनरली डॉल हो गई। तो इस तरह की चीजों को आप बहुत प्रमोशन दे सकते हैं। देन किसी ने मुझे कहा लीफ पेंटिंग, थंब पेंटिंग। यस, कुछ लोग इंप्रेशन पेंटिंग भी बनाते हैं, जैसे पेपर्स को कट करके उसके अंदर आप कलर पैटर्न्स बनाकर उन पैटर्न्स में कलर भर सकते हैं। देन पत्तों में कलर भर के आप इंप्रेशन पेंटिंग बना सकते हैं। इसके साथ साथ आलू को छील कर अलग अलग शेप्स में काट कर स्टैम्प बना सकते हैं। उस स्टैम्प से आप पेंटिंग करवा सकते हैं बच्चों को। और जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे स्पंज होते हैं, जो हम लोग बर्तन बर्तन धोते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, या पुराने कपड़ों के बॉक्स में आपको स्पंज मिल जाएगा, या ट्रेसिंग पेपर मिल जाएगा। तो ट्रेसिंग पेपर से आप बहुत सारे एक्टिविटीज करवा सकते हैं। स्पंज से आप पेंटिंग और एक्टिविटीज करा सकते हैं। थ्रेड से पेंटिंग करा सकते हैं। ऊन के धागों का बना हुआ आप कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे आइटम्स बनवा सकते हैं। जैसे ऊन के धागों से आप छोटे छोटे डोरियां बनाएं, उस डोरियों से कलाकृति बनाएं, गोल गोल घुमाकर हाथ पर, उंगलियों पर आप बना सकते हैं। फिंगर पेंटिंग सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, फिंगर पेंटिंग भी बहुत इंजॉयबल होता है पोस्टर कलर्स में। देन एक होता है कलर जिसमें हम लोग पूरे पाम पे ऐसे ऐसे करके कलर लगा लेते हैं और पाम इम्प्रेशन लगाते हैं चार्ट पेपर्स पे। और उस पाम इम्प्रेशन को लगाने के बाद उसमें हम लोग नोट्स लिखते हैं या उसमें हम लोग विशेष लिखते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जिसको आप कर सकते हैं। पाम इम्प्रेशन से आप ड्राइंग बुक्स में भी तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। छोटे छोटे कैटरपिलर्स बना सकते हैं आप अपने थंब इम्प्रेशन से। आप बटरफ्लाईज बना सकते हैं और उसमें आप कुछ स्टिकर्स लगा के कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम लोग घर में होम बेस्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो मूवमेंट आप कैसे करेंगे? मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को फ्री स्टाइल डांसिंग या फ्री स्टाइल एक्सरसाइज करवाया जाए। उनको फ्री कुछ स्पेस दिया जाए जहां खुली हवा हो, उनके कमरे में या बालकनी में, जहां पर वो सेफ हो, ऐसे जगह पे, सो दैट कि उनको थोड़ा मॉर्निंग सन भी मिले। मॉर्निंग सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर एक्टिविटीज को इनिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फ्री स्टाइल डांसिंग के लिए कुछ म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन बीट्स पे बच्चे डांस कर सकते हैं। कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक्स के लिए भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उसको देखकर हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं। योगा के लिए बेसिक जो योगासन्स हैं जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, स्पेशली जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो, डीप ब्रीदिंग, तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अनुलोम विलोम हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, या जो सूक्ष्म व्यायाम जिनको हम कहते हैं, अगर वो है तो वो बच्चों के लिए काफी एक हेल्दी स्टेप है। तो हम लोगों इसके इसके अलावा हम जब म्यूजिक और डांस थेरेपी की बात करते हैं तो डांस थेरेपी में सर्टेन मूवमेंट्स बच्चों के लिए काफी
फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे रिस्क से रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं, हम लोग जनरली जब मैं खुद एक ट्रेन क्लासिकल डांसर हूँ और पटना में मेरा एक ग्रुप चलता है आम्रपाली के नाम से, और ये ग्रुप जो है बेसिकली मेंटल वेलबींग के लिए काम कर रहा है। हमारा जो ग्रुप है दैट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एडल्ट मेंटल हेल्थ, तो इसमें हम लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे जो फील करते हैं लोग, जो लोग इसके शिकार हैं, उन लोगों को हमने इसमें ज्वाइन कराया। और जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस, हेलो, हाँ, और हम लोग परफॉर्मेंस बनाते हैं, उन परफॉर्मेंस का वीडियो बनाकर हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने लोगों ने भी इस तरह के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, या जो जिन लोगों ने भी डांस को परफॉर्म यहाँ पे, वो लोग बहुत बेटर फील किए। पहले के कंपैरिजन में उनका जो मेंटल स्टेटस है वो काफी इम्प्रूव किया। तो जब हम देख रहे हैं कि एडल्ट्स में जब ये डांस थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी का फायदा हो रहा है, तो बच्चों में भी इसका बहुत फायदा होगा। तो मोटर स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो कलाई की जो मूवमेंट है, तो कलाई के मूवमेंट में जब हम लोग डांस पोजेस तैयार करते हैं, तो इस तरह के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, इस तरह के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, या चिन मुद्रा हम बनाते हैं, इसमें हम लोग एनर्जी प्रिजर्व करते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की कोई एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल्स हम सिखा रहे हैं बच्चों को, या फाइन मोटर बिहेवियर्स इनकलकेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे फिंगर से रिलेटेड हम लोग बच्चों को शैडो डांस सिखा सकते हैं। शैडो डांस में बहुत इम्पैक्टफुल होता है शैडो डांस, जिसमें आपको एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और वॉल पे आप तरह तरह से बना सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से करके ऐसे चिड़िया उड़ाते हुए दिखा सकते हैं, या आप डॉग या वुल्फ का ऐसे करके क्रिएचर बना सकते हैं, आप ये इंप्रेशन बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ पीकॉक बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, इस तरह की कुछ कलाकृति बना सकते हैं जो बच्चे इंजॉय करें। और इसके साथ साथ आप स्टोरी टेलिंग को साथ में मर्ज कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने मुझसे कहा पपेट के बारे में, तो आप आराम से फिंगर आर्ट के थ्रू, फिंगर्स के इस्तेमाल से आप आराम से एक पपेट शो घर में बना सकते हैं। इस पपेट शो में आपको एक स्टडी सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, एक ऐसा कमरा चाहिए जहां पर एक ब्लैंक वॉल हो, और उस वॉल पे आप तरह तरह के आकृति बना सकते हैं। बच्चों के लोअर लिम्ब का मूवमेंट, स्पेशली पैर या एंकल का या नीज का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्स का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रोटेशन वाले एक्सरसाइजेस होते हैं वो हम लोग कर सकते हैं म्यूजिक पे बेस्ड। रोटेशन एक्सरसाइजेस में जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चा एक इजी कपड़ा पहना रहे, इजी पोस्चर में खड़ा रहे, और वो अपने अलग अलग जॉइंट्स को रोटेशन पार्ट में घुमाए। इसको आप म्यूजिक पे भी घुमा सकते हैं, और इस मतलब जो म्यूजिक चल रहा होता है उस म्यूजिक के ट्यून्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके घुमा सकते हैं। इससे क्या होता है, अटेंशन एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है बच्चे में। म्यूजिक या कोई भी एक्टिविटी को अगर हम एक साथ क्लब करते हैं, अगर हम 2 या 3 एक्टिविटीज को एक साथ क्लब करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारा अटेंशन उस पर फोकस बनता है। दूसरा, हम कोऑर्डिनेशन सीखते हैं कि मल्टीपल चीजों को एक साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, और हमारा क्रिएटिविटी भी एक्सपैंड करता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अटेंशन, कंसंट्रेशन और ओरिएंटेशन, तो ऐसे में बच्चों को हम लोग मल्टीपल एक्टिविटीज के साथ अलग अलग समय में क्लब कर सकते हैं। और हम एक टाइम बना लें फैमिली में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होम सेटअप, तो होम सेटअप में हम लोग एक ऐसा टाइम बना लें जिसमें मी टाइम और वी टाइम दोनों हो। जब हम मी टाइम और वी टाइम की बात करते हैं, तो मी टाइम हो गया जहां पेरेंट्स का अपना टाइम है, बच्चे का अपना टाइम है, और वी टाइम वो टाइम है जहां बच्चे और पेरेंट्स दोनों एक साथ क्लब हो रहे हैं। तो कुछ एक्टिविटीज मी टाइम के लिए रखा जाए जहां बच्चे को भी थोड़ा स्पेस दिया जाए, उनको भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए कि दे कैन एक्सपैंड देयर ओन स्किल्स थ्रू देयर ओन हेल्प, लाइक वो खुद को हेल्प करे, खुद सक्षम हो उस चीज को करने में, और उनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। उसी तरीके से वी टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलकर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। वी टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है जब पेरेंट्स और बच्चे साथ बैठकर टीवी वॉच कर रहे हो, या कार्टून शो साथ में बैठकर देख रहे हो, या साथ में बैठकर खाना खा रहे हो, या
घर के कोई काम में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। अगर बच्चे बड़े हैं और इतने सक्षम हैं कि वो आपको हेल्प कर सके, तो उनसे जरूर घर के कामों में हेल्प लीजिए, उनको घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए। इससे उनका लाइफ स्किल्स डेवलप होगा। और जब भी घर में लोग साथ में बैठे तो बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट जरूर करें, उनकी दिनचर्या पूछे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये पूछे, उनको कहीं डर तो नहीं लग रहा ये पूछे। क्योंकि आजकल जिस तरह का दहशतनुमा माहौल बना हुआ है, बच्चों से ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह के इमोशंस फेस कर रहे हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ ना हो, और पेरेंट्स भी, ये वाइस वर्सा है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हमारे नजर के सामने रहे, उससे कुछ ऐसा ना हो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। तो ऐसे में आपको बहुत जरूरी है बच्चों के इमोशंस को वेंटिलेट करना। वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा तब तक इमोट नहीं करेगा जब तक उसको आपसे अफेक्शन और ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा। तो अफेक्शन और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए वी टाइम, क्वालिटी होना जरूरी है। और इस क्वालिटेटिव टाइम का यूटिलाइजेशन आप बहुत सारे पॉजिटिव एक्टिविटीज के साथ कर सकते हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, बेड टाइम स्टोरीज कुड बी रियली हेल्पफुल। कार्टून शो, बहुत सारे अच्छे ऐसे कार्टून शो हैं जो बच्चों में बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज डेवलप करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनमें डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं। और हम लोग स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें। बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया का इस्तेमाल या मोबाइल गेम्स का इस्तेमाल या मोबाइल फोन पे ज्यादा देर कार्टून शोज देखना, दिस कुड रियली हार्म, लाइक, क्योंकि क्या होता है, बच्चे फिर आर्टिफिशियल वर्ल्ड के हिसाब से अपना दिमाग चलाने लगते हैं। दे विल स्टार्ट लर्निंग द कार्टून लैंग्वेज। जैसे मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए जो बहुत ही अर्ली स्टेज के बच्चे थे, 2-3 साल के बच्चे, जो जिनको प्री स्कूल में एडमिशन लेना था, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन उनका प्री स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। तो बच्चे पीयर लर्निंग सीख ही नहीं पाए, बच्चों का स्पीच ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है घर में उनसे ठीक से। तो ऐसे में क्या हुआ कि बच्चा कार्टून लैंग्वेज सीख गया। और ऐसे बच्चों में बहुत सारे, उनको फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाया गया, उनको स्पीच थेरेपी दिलाना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे एडीएचडी के भी पाए गए। तो एडीएचडी में तो फिर जरूरी हो जाता है कि बच्चे को अर्ली स्टेज में इमीडिएट अटेंशन दिया जाए, उनको उनको ले जाकर के थेरेपीज दिलाया जाए, सो दैट कि दे कैन डेवलप स्पीच एंड बेसिक स्किल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो सोशल स्किल्स भी डेवलप करना हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है, लाइफ स्किल्स डेवलप करना भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी हो जाती है। तो घर में जैसे आप जो बेसिक काम कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। बेसिक कामों में जैसे कुछ चीजें वो हेल्प कर सकते हैं, कि जैसे अगर आपने कपड़े धो दिए हैं तो वो आपको कपड़े लगाने, मतलब तह करने में हेल्प कर सकते हैं, वो कपड़े पसारने में हेल्प कर सकते हैं। घर के कुछ चीजों को, जैसे अगर आप खाना बनाकर किसी को परस रहे हैं तो वो खाना खिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज से शुरुआत करें, उनको कोई बहुत ऐसा रिस्की एक्टिविटी नहीं दें जो वो नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होगा कि एक केयर गिविंग टेम्परामेंट भी बच्चों का डेवलप होगा, कि हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है अपने घर में हेल्प करना। जैसे कि मान लीजिए अगर माँ खाना बना रही है, तो वो अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनको वो खाना परस दें, उनको पानी पिला दें। जैसे अगर आप कभी बैठे हो तो आप अपने बच्चों से कहें कि आप मुझे पानी पिलाएं, या आप मुझे इस काम में मदद कर दें। अगर आप कपड़े, तो इससे क्या होता है, बच्चों का बेसिक फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होता है, और उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू माँ को या फादर को या दादी दादा नाना नानी किसी को भी वो अगर देख रहे हैं काम करते हुए, इवन वो होम मेड्स को भी देख रहे हैं काम करते हुए, तो उससे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, आयरन करना, बटन टाँकना, ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स है जो सबको आना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसको धीरे धीरे कम डोज में बचपन से ही इनकलकेट करें, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे जब एक एडल्ट रोल में आएंगे तो दे विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल हैव ऑल सॉर्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग। और स्पीच थेरेपी की जहां तक बात है, तो जो भी बच्चे स्पीच थेरेपी ले रहे थे और इस लॉकडाउन में उनका सेशन अगर लाइक ऑफलाइन सेशन बंद हो गया है, तो ऑनलाइन सेशंस होंगे जिसमें माँ बाप बैठते होंगे साथ में। तो स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस आप इन बिटवीन भी बीच बीच में कराते रहिए, क्योंकि इतने दिन में पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि स्पीच थेरेपी में बेसिक क्या प्रैक्टिसेस है जो करवाना होता है। तो बेसिक जो होमवर्क है उसमें आपको अपने बच्चे को हेल्प करना है। इसके साथ साथ घर में जो उपलब्ध जो चीजें हैं, उन उपलब्ध रिसोर्सेज में ही आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और उनमें बेसिक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोविड कोविड रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अगर इन केस अगर बच्चे के पेरेंट्स को कोविड हो जाता है तो सबसे पहले जरूरत है आपको अपने आप को आइसोलेट करने का और घर में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने का। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में है कि आइसोलेशन के साथ साथ सभी फैमिली के लोग मास्क लगाए रहे। आप अपने बच्चे को भी ट्रेन करें। अभी तक तो इतने दिन में बच्चे ये सब जान ही गए हैं कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इन सब चीजों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एनकरेज करिए और बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि माँ बाप अगर बीमार हैं तो उनको आइसोलेशन की आवश्यकता क्यों है। अगर आप बच्चों से खुलकर बात करेंगे, उनको ये बातें समझाएंगे जिस भी सोर्स से, तो वो जरूर समझेंगे। ये हम लोगों को ऐसा लगता है बच्चे नहीं समझते, लेकिन बच्चे बहुत समझते हैं। तो इमोशनली बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, उनको पॉजिटिव रखने की जरूरत है और किसी ऐसे बहुत ही विश्वसनीय केयरगिवर की जरूरत है जो आपके एब्सेंस में बच्चे को सही तरीके से देख सके। अगर माँ क्वारंटाइन में हो जाती है और बच्चा अगर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स या मेड्स के भरोसे है, तो आप बीच बीच में वीडियो कॉल करके, फोन से दूसरे कमरे में आप वीडियो कॉल करके बच्चे से बात करते रहिए, उनका हालचाल लेते रहिए और उनके एक्टिविटीज पे क्लोज वॉच रखिए। इसमें और कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिव रख सकें, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही उसको लड़ने से आपकी मदद करता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। बस आपको बहुत ज्यादा हिम्मत बना के रखने की जरूरत है। बहुत सारे आजकल बच्चे भी ऐसे आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो बच्चों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और ये रिसर्चर्स शो कर रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है कोविड 19 के कॉम्प्लिकेशन से। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा कहीं कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसको आइसोलेट कीजिए, उसको केयर की जरूरत है, उसको राइट न्यूट्रिशन की जरूरत है और उसको लव अफेक्शन की जरूरत है। फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन से दवा लें और बिना डॉक्टरी परामर्श के अपने मन से कोई भी दवा नहीं चालू करें, कोई भी होम बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं चालू करें जब तक डॉक्टर ना बोले। तो आजकल टेलीमेडिकेशन पे बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते रहने की आवश्यकता है और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि सैचुरेशन बिलो जा रहा है तो ऐसे में आप उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मॉडरेटर साहब आप मुझे हेल्प कीजिए। जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, प्रश्न विकास मिश्रा सर के द्वारा आपके समक्ष रखा जाएगा। मैम, प्रतिभागी जन कृपया बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। माइक आप अपना बंद रखें। चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डालें। श्री विकास मिश्र सर जी, आप प्रश्न मैम के सामने रखें सर। मैम, एक प्रश्न आया है हम लोगों के सामने, इसको पूछा है रचना पाठक जी ने। माई चाइल्ड डज नॉट लिसन टू इंस्ट्रक्शन, काइंडली रिस्पॉन्ड। ओके जी। आपका बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, इसके पीछे रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपका बच्चा आपके साथ कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल ना हो। आपके कम्युनिकेशन करने के Can I tell some of the things? Yes, yes, बताइए। Ma'am, like you are telling me that include him in daily work, right? So अगर मैं उसको कहती हूँ कि बेटा पानी लाओ, तो वो ला के या ना करेगा? No is his first word. He's 5 and ADHD है और थोड़ा माइल्ड ऑटिज्म भी है। वो तुरंत भी इंस्ट्रक्शन मानता है। डेली एक्टिविटी में आप कहोगे बेटा डस्टिंग कर दो, बेटा पोछा कर दो, so he would not really agree. कोई भी एक्टिविटी के लिए वो तुरंत अग्री नहीं करता है। So how to make it? ओके मैम, ऐसे केसेस में देखिए मैम, अगर आपका बच्चा अग्री नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अग्री नहीं करता है तो आप उससे अनॉयड हो जाइए या उनको आप नेगेटिव इमोशन शो करिए।
आप कॉन्स्टेंटली जो है ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहिए। अगर आज पानी नहीं दिया, हो सकता है कल देगा, परसों देगा, कभी तो देगा। इंस्ट्रक्शंस देने का जो तरीका है वो बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा, और आप जिस तरह से कह रही हैं कि उसको एडीएचडी और ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे जनरली इंस्ट्रक्शंस लेने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। ऐसे में what you can do, you can make him learn few things through storytelling and pictorial presentation। आप उनको जैसे अगर आप उनको कलरिंग करने के लिए बैठा रहे हैं, आप उनको कुछ वाटर कलर्स दे दीजिए और कहिए कि कलर तो पेपर में तब लगेगा जब आप इनके इसके साथ आप पानी लाएंगे, तो आप उनसे कहिए कि आप छोटे से कटोरे में जाकर पानी लेकर आओ और हम लोग सब साथ में बैठ के कलर करेंगे। तो इस तरीके से उसको आप मोटिवेट कीजिए कि वो कोई काम आपके सामने करे। तो जब तक आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होइएगा वो नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है आपका बच्चा अंदर से सैड हो या आपके कम्युनिकेशन के वे से सेटिस्फाइड ना हो, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उसके साथ और अफेक्शनेट होने की जरूरत है। उनसे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बना के रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप उनको जैसे ऐसे स्टोरीज दिखाइए प्ले कार्ड्स में कि देखो ये एक छोटा बच्चा था, इस छोटे बच्चे को उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो। तो बच्चा गया, वो जाकर के मम्मी के लिए एक ग्लास में पानी लेकर आया। इस तरीके से आप कहानी अगर सुनाएंगे ना, तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें आप बहुत ही अच्छा, वो क्लासिकल जो कहानी है श्रवण कुमार का, कि बूढ़े माँ बाप को वो टोकरी पे ले जा रहा था और माँ बाप ने कहा कि बेटा नदी में से मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला दो। तो इस तरह की कहानियां आप सुनाएंगे तो कहानियों से बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। और फिर आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आपका बच्चा अगर आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है, तो आपको उसको बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल होने की जरूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एनकरेज करिए और कुछ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते जाइए। अगर आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा उस डिजायर्ड एक्टिविटी को करेगा। जैसे अगर वो आपको एक गिलास पानी लाकर देता है, तो आप उसको बहुत ही प्यार से एक किस दीजिए, उसको हक कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये सब चीज बच्चों को बहुत हेल्प करता है डिजायर्ड एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक प्रश्न है अमित यादव जी का। जी जी कि मैम मेरा छोटा भाई 10 साल का है और उसको जो भी मैं पढ़ाता हूँ नेक्स्ट डे भूल जाता है। मैं उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो देखिए जो बच्चे ऐसे होते हैं, सबका लर्निंग एबिलिटीज अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि जो चीज आप उसको बता रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, इसलिए भी वो उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाता है। लेकिन देखिए अभ्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग लर्निंग में दो चीज देखते हैं। लर्निंग में पहला चीज होता है प्रैक्टिस, और दूसरा चीज होता है एक्सपीरियंस। तो हम इसी दो तरीके से सीखते हैं, या तो हम लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं, या हम अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में किसी चीज को लर्न करते हैं। तो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस जरूरी है, टाइम टू टाइम रिवीजन जरूरी है। जरूरी है कि आप एक ही चीज को कई तरीके से रखें, कई तरीके से समझाएं। जैसे अगर मान लीजिए आप बच्चे को चाह रहे हैं कि वो कोई चीज याद रखे, तो उसको याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसको चार्ट फॉर्म में बनाकर वॉल पे लगा दें, ताकि हमेशा वो नजर के सामने रहे। तो बच्चे को वो बार बार देखेगा तो उसको वो चीज याद हो जाएगी। या फिर आप उसको किसी राइम्स के साथ एसोसिएट कर दीजिए, आप उसको किसी कहावत के साथ या किसी पोएम के साथ एसोसिएट कर दीजिए, और उसको आप रिपीट करते रहिए। किसी म्यूजिक या किसी गाने पर उस चीज को बैठा दीजिए, उसको आप रिपीट करते जाइए। तो इस तरीके से क्रिएटिव वे में बच्चे अगर लर्न करेंगे, उसको हैप्पी एनवायरनमेंट में लर्न करेंगे, तो अच्छा होगा। कुछ चीजें ऐसी भी देखी जा रही है कि ये जब से ऑनलाइन मोड ऑफ क्लासेस शुरू हुआ है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये हम लोगों पर भी लागू होता है कि व्हेन यू आर नॉट गेटिंग यू नो, आप अपने परसेप्शन से कोई चीज नहीं सीख रहे हैं, तो आपके लिए लर्निंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ऑनलाइन मोड में आप फेस टू फेस फिजिकली प्रेजेंट होकर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, या थेरेपिस्ट नहीं है, या आपका पीयर ग्रुप लर्निंग नहीं हो रहा, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जो प्रैक्टिस एक टाइम के तहत होना चाहिए, एक टाइम टेबल के तहत, वो नहीं हो रहा, आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, यू विल लूज इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन वीक हो जाएगा, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो nobody is there to help you। तो ऐसे में बच्चे भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। तो हम लोगों को पेशेंस नहीं लूज करना है, और प्रैक्टिस करवाते रहना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और कई तरीके से अलग अलग, जैसे बहुत बार होता है ना, कुछ चीजें आप खाने के टेबल पे भी रिपीट कर सकते हैं। कि मान लो
आप अपने बच्चे के साथ खाना खा रहे हो और आपने उसको न्यूट्रिशन या खाने के बारे में या किसी भी अदर एलिमेंट के बारे में कुछ थोड़ी देर पहले बताया हो, तो आप खाते खाते उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उस समय जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, मुझे एक बार बताओ। खेलते खेलते बेड पे सोने से पहले, या बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप अगर उसके साथ बैठे हैं खाली वक्त में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने तुम्हें जो दिन बताया था उसका मीनिंग बताओ, या ऐसे हो रहा है इसका क्या मतलब है, या ये जो स्टोरीज मैंने बताए थे उस स्टोरीज का उससे तुमने क्या सीख ली, तुमको क्या समझ में आया। तो अगर आप खेल खेल में नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में अगर बच्चे के साथ बातचीत में ही उसको पढ़ा देते हैं तो ये बेस्ट वे होता है लर्निंग का। और अगर आप इंटरेस्ट से कोई चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चा इंटरेस्ट लेके कोई चीज नहीं सीख रहा है, तो ऐसे में लर्निंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसको टाइम देने की जरूरत है, इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थैंक यू मैम। मैम एक प्रश्न और है। मैम एक बच्चा है, उसको ADHD, HI, MR, ऑटिज्म सभी की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये इनका जो डिजीज का लेवल है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? क्रिएटिव थॉट्स करके कोई पार्टिसिपेंट है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए। मैम मुझे लगता है वो हमारे साथ नहीं है अभी। ओके ओके मैम गुड आफ्टरनून, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम। हाँ मैम, मेरी एक स्टूडेंट है नमिशा सिंह, वो डायस्थीरिया है उसको, और वो मोटर डिले डेवलपमेंट है, मतलब उसमें लेकिन ये है कि वो स्टडी अच्छी है, बस उसको वही है जो अभी इससे पहले आपने बात की ना कि वो भूल जाती है। लेकिन जब ये है कि अगर उसको थोड़ा सा वो रहता है ना कि टीचर कल ऑनलाइन लेंगी या उनको व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है, तो वो अच्छे से वो कर लेती है कि डर के मारे ही, लेकिन इंटरेस्ट से वो चीज़ नहीं करती। अभी कल ही उनकी मदर का मेरे पास फ़ोन है, ऐसे उन्होंने बोला कि मैम आप बोल दो तो ये सेंड कर देगी आपको व्हाट्सएप पे, और देन उसने मुझे सेंड कर दिया। तो ये चीज़ के लिए मैं उसको एक इंटरेस्ट से करने के लिए क्या करूँ, उसके लिए कुछ होम बेस्ड एक्टिविटी मुझे बता दीजिए, बिकॉज सस्पेंड है अभी हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस। और आप लोग किस हमें तरह की एक्टिविटीज सिखाते हैं बच्चों को? मैम अभी तो हम लोग केवल अभी 15 अप्रैल से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी APS में, तो उसमें अभी केवल हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस थी 15 ऑफ 30 तक, और 1 में से वो हो गया ना, पोस्टपोन हो गई सारी, मतलब कैंसिल्ड हो गई सारी क्लासेस। तो अभी इसके लिए क्या है कि हम लोग को कुछ होम बेस्ड करानी है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही मैम केवल सब्जेक्ट रिलेटेड हो रही थी, बिकॉज उनके एग्ज़ाम भी बीच में स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करा सकते थे उस टाइम, ऑर्डर ऐसे थे हम लोग को। ओके ओके मैम। मैम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का आप अपना म्यूट कर लीजिए ना माइक्रोफोन। इस तरह के केसेस में जहां बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं या चीजों को सीखने में रिलक्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चा का इंटरेस्ट किस एरिया में है। बच्चा किसी चीज में तो इंटरेस्ट शो कर रहा होगा, मे बी इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ड्राइंग, कलर्स, स्टोरी बुक्स, पिक्चर्स, या फिर म्यूजिक, डांस। तो अगर उसका जिस भी एरिया में रुझान है, पहले आप उस एक्टिविटी पे फोकस करें। जब बच्चा उस एक्टिविटी को सीखने लगेगा तो आप उसी के साथ एडुकेशन को मर्ज कर दें, जो भी आपको सिखाना है उस स्किल्स के साथ मर्ज कर दें, तो शायद उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ लर्न करने लगेगा। जब लर्निंग होने लगती है तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कराते रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना बहुत जरूरी है। इस तरह से जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर मिलता है तो देखा गया है कि उन लोगों में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है एंड दे हैव लर्नड थिंग्स रियली वेल। तो रीइंफोर्समेंट के लिए आप छोटा सा टोकन दे सकते हैं बच्चे को, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, आप उनको स्टार्स भेज सकते हैं, उनके कुछ फेवरेट चीजों को उनको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप वर्बल अप्रिसिएशन के थ्रू या लव अफेक्शन शो करके उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आप जितना बच्चे को अप्रिशिएट कीजिएगा, रादर देन कि इसको क्रिटिसाइज करना कि तुम ये नहीं करे, वो नहीं करे, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं, मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम भूल गए। तो अगर जितना आप निगेटिव होकर बोलिएगा, बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स अपनी झल्लाहट बच्चे पे निकाल देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको बहुत डीप तक हर्ट कर जाता है, और जब वो हर्ट होंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बेसिक चीजें सरफेस पे नहीं आएंगी। तो रीइंफोर्समेंट बना के रखना है, और ऐसे में टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। टीचर्स और पेरेंट्स से बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी।
तो इस चीज को बहुत मतलब मैच्योरिटी के साथ प्रेजेंट करना है मैम। तो आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप बच्चे के इंटरेस्ट को असेस कीजिए और उसी इंटरेस्ट के साथ आप अपने एजुकेशन को मर्ज करके उसको प्रेजेंट कीजिए। एंड मैम वन मोर थिंग कि मैम उनने रीडिंग स्किल जो है नमिशा में हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी की तो वो इजीली कर लेती है बट इंग्लिश की रीडिंग थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, शायद वो नहीं करना नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी बोलती है कि मैम करना नहीं चाहती है, ऐसा बोलती हैं वो, और डांटती भी हैं, मैंने देखा है, मैंने उनको ये चीज बोला है कि आप डांटा मत करो उसको, डांटती हैं वो कि ये करो ऐसे वाली चीजें। नहीं, बच्चा करने से नहीं करेगा, आपको उसके साथ बैठ के रीड करना होगा। जो भी मदर या फादर जो घर में बच्चे को सिखा रहे हैं उनको बच्चे के साथ बैठ के टाइम देना होगा। जैसे कि इसका एक अच्छा तरीका ये है कि माँ बैठकर रीड करती जाए वन बाय वन लाइन और वर्ड, और बच्चे को कहे कि तुम मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। तो इस तरीके से रीडिंग डेवलप होगा। और रीडिंग के लिए देखिए, अगर बच्चा को बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, उस वो अल्फाबेट्स और वर्ड्स को कैच कर रही है, वो जान रही है कि अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट से कौन सा वर्ड बन रहा है, और उस वर्ड को वो ग्रास्प कर रही है, वो बोल पा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी वोकैबुलरी को हम मजबूत करें, उनको हम वर्बली कई डिक्टेशन देते जाएं कि ये बोलो ऐसे बोलो, इसको ऐसे आर्टिकुलेट करो, तो वैसे में बच्चा, अगर माँ या टीचर रिपीट कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर उनका रीडिंग एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पे, पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होगी और पेशेंस नहीं लूज करना है। बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चे अपने आप नहीं सीखते, आप उनके ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम एक प्रश्न हमारे बीच में और है ज्योति सिंह का। मैम, एज अ प्री स्कूल टीचर, when we started any new activity to learn the children, we have to develop lots of rapport, but at home kids would not cooperate. It's just a hairline difference. Please solve my query. ओके, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। ऐसे में देखिए, स्कूल में जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, यू डेवलप ऑब्वियसली, अनलेस यू वोंट डेवलप अ रैपो, बच्चों के साथ आगे कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता है, उनको ट्रेन करना मुश्किल हो पाता है। तो जब आप देखिए, एक प्रोफेशनल जगह पर रैपो स्टैब्लिश करना और फिर उसको घर में कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में बच्चा घर के एनवायरनमेंट से गवर्न होता है। तो ऐसे में किसी एक गार्डियन को असाइन करना होगा। आप जैसे टीचर को गुड फेथ में लेना होगा किसी स्पेसिफिक गार्डियन को जो बच्चे को देख रेख कर रहा है, जो उसको पढ़ा रहा है, और उनको ये स्किल उनके अंदर डेवलप करना होगा कि किस तरीके से बच्चे की ट्रेनिंग में मदद करनी है। तो अगर घर पे उनको प्रॉपरली रिवीजन कराया जाए, प्रॉपरली उनसे होमवर्क का असेसमेंट किया जाए, उनके साथ बैठ के टास्क किया जाए, तो बहुत हद तक हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और बच्चे घर पे भी उतने ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं जितना स्कूल में है। क्योंकि घर में पीयर वर्क नहीं हो पाता है। सेम एज ग्रुप, जरूरी नहीं कि घर में एक सेम एज ग्रुप के बच्चे हों, और फ्रेंड्स भी आजकल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है मच, तो ऐसे में बच्चे थोड़े से आइसोलेट हो जाते हैं, दे फील हेल्पलेस। तो जरूरी है कि घर में गार्डियन उनको कंपेनियनशिप दे। थैंक यू मैम। मैम एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बात में, जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऐड करना चाह रही थी कि घर में जो एक्टिविटीज हम करा रहे हैं, उन एक्टिविटीज में गार्डनिंग कुड बी अ वेरी गुड एक्टिविटी। अगर आपके घर में छत पे या बालकनी में या छोटा सा गार्डन है आपके घर के अंदर, तो आप बच्चों में अगर गार्डनिंग की एक्टिविटीज को इनकलकेट करते हैं ना, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। जिससे बच्चा बेसिक चीजें सीखेगा अपने एनवायरनमेंट के बारे में। आप उनको सन, लाइट, एयर, विंड, इन सब चीजों के बारे में, ज्योग्राफिकल चीजों के बारे में बता सकते हैं, मिट्टी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। व्हेन उनका ये प्रैक्टिस डेवलप होगा ना कि वो पौधे लगा रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, पौधे में कली लग रही है, फूल खिल रहा है, तो इससे बच्चे बहुत प्रोडक्टिव फील करते हैं, उनको खुशी होती है कि हमने मेहनत की तो हमारे मेहनत से, तो वो अपने साथ साथ पेट्स को या फ्लावर्स को या गार्डन को ग्रो होते हुए देखते हैं। तो ये एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्टिविटी होता है। तो बहुत बार अगर हम गार्डन में बच्चों को पढ़ाते हैं या गार्डन में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जाए। जब तक वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, उनकी लर्निंग ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी।
तो बहुत ही जरूरी है कि आप उनको एनवायरनमेंट से वाकिफ कराएं और उनको फ्री छोड़े, लर्निंग के लिए उनको फ्री छोड़े, ताकि वो एक्सरसाइज करे अपने माइंड और ब्रेन को। एक प्रश्न और हमारे बीच आया है मैम। वैसे हम जैसे शिक्षकों के लिए प्रश्न बड़ा सुखद है, लेकिन फिर भी है प्रश्न तो आपके समक्ष है। एक अभिभावक ने लिखा है कि हमारा बच्चा अध्यापक की बात तो पूरी मानता है, लेकिन हमारी अर्थात पेरेंट्स की बात एक भी नहीं मानता, जिससे हमें परेशानी हो रही है, इसमें हम क्या करें? अच्छा बच्चे जनरली देखिए पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो बहुत सारी बातें नहीं मानते, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने की बात है। अगर बच्चा आपका बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे कनेक्शन फील नहीं कर रहा है। तो इसमें पेरेंट्स को अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है कि आप बच्चे से बातचीत करें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनसे बात करें, अपने इमोशंस को उनके सामने रखें कि आप क्या फील करते हैं, और वाइस वर्सा उनके इमोशंस को पूछिए कि वो क्या फील करते हैं। इससे क्या होगा कि एक बॉन्ड डेवलप होगा, बॉन्ड डेवलप होगा तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम पेरेंट हैं तो हम हायर पोजीशन पर है और बच्चा छोटा है तो वो लोअर पोजीशन पर है। आपको अपने बच्चे को इक्वल ट्रीट करना है। जब तक आप बच्चे को इक्वल नहीं ट्रीट करेंगे, एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपकी बात मानेगा या आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करें, ना कि आप उनको नैग बिहाइंड करें, आप उनको ऐसा गिनाते रहें कि तुम्हारे अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बेटर यही होगा कि पेरेंट और बच्चों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो। फैमिली में मैं जिस मी और वी टाइम की बात कर रही हूँ, उस पर इफेक्टिवली वर्क किया जाए और बच्चों से उनके इमोशंस के बारे में जाना जाए। अगर आपका बच्चा कोई चीज रिफ्यूज कर रहा है, तो उससे ये जरूर जानने की कोशिश करें कि वो क्यों रिफ्यूज कर रहा है, वो क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा, वो क्या चाहता है। तो वो जो चाहता है उसको जब आप समझेंगे और जानेंगे, तभी आप किसी इफेक्टिव सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। देखिए हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को माने, लेकिन हाँ, लर्निंग बाय डूइंग होता है। अगर अगर आप उसकी उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को मानते हैं और उसको सहजता से समझाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत हद तक बच्चे भी आपको सहजता से समझेंगे और वो भी आपकी बात जरूर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बात और मैं ऐड करूंगी, अगर टीचर के साथ बच्चा क्लोज है, तो ऐसे में आप टीचर से बातचीत कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है टीचर आपके बच्चे को ज्यादा बेटर समझ रहा हो, जहां आपको शायद कुछ जानकारी का अभाव हो। तो ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट और टीचर आपस में मिलकर बच्चे पे वर्क कर सकते हैं। टीचर बच्चे से बातचीत करके ये समझा सकते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स की बात सुननी है। तो टीचर का इन्फ्लुएंस काफी होता है बच्चे पर। तो अगर टीचर बच्चे को कोई चीज समझाते हैं तो वो ज्यादा इजिली समझ जाता है। तो ऐसे में कोलैबोरेटिव अगर अप्रोच रखा जाए तो बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज आपने सामाजिक पक्ष पर, व्यवहारिक पक्ष पर और विशेष आवश्यकता वाले बालक के जो व्यवहारगत बिंदुओं पर अपने विचार, अपने सुझाव आपने रखे हैं, वह हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए और उनके द्वारा प्रशिक्षण सेवा प्राप्त कर रहे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतने सहज, सरल और विनम्र शब्दों के चयन करके आपने जिस भाव से आज अपनी विशेषज्ञता को हमारे बीच रखा है, निश्चित ही अतुलनीय रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे हमने 1 घंटे का समय लिया था और 1 घंटे 10 मिनट आप इंगेज रहे। आपका समय महत्वपूर्ण है, आप संस्थान में अपने एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, इसलिए अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़कर श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट जनों के धन्यवाद ज्ञापित करने का क्रम आगे करें। श्री विकास मिश्र। थैंक यू नागेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर शुभम श्री मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैडम ने हमारे विशेष आग्रह पे
अपना एक बहुत महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट थे, विशेषकर हमारे पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिनके घर में विशेष बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स के लिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित ही हमारे पार्टिसिपेंट इससे पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित कर पाए होंगे, और इस कठिन समय में वह अपने जो भी बच्चे हैं, उनके घर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको एंगेज करेंगे और उनको कुछ डेली लिविंग स्किल्स और अन्य क्रियाओं में उनको निपुण बनाएंगे। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, और मैडम आपकी विशेषज्ञता से इस कार्यक्रम में और चार चांद लग गए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ और सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मैडम आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडीयू एनआईपीपीडी की डायरेक्टर महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन के बिना शायद इस तरीके के कार्यक्रमों की आधारशिला नहीं रखी जा सकती। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक सर श्री रमेश पांडे सर का, जो नित नवीन विषयों पर हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम उस पर कार्यक्रम आयोजित करें, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करें, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें, और अच्छे विषयों के साथ में, जिन विषयों की आवश्यकता है आज के समय में, ऐसे विषयों के साथ में हम जो बहुत ही रेपुटेड विशेषज्ञ हैं उनके साथ हम लोग उपस्थित हो पाए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथी कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, जो कि हमारे साथ उपस्थित हैं और हमेशा सर का सहयोग हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद करना चाहूंगा नागेश सर का और सबिता मैडम का, जो समय समय पर हम लोगों को सहयोग देते रहते हैं, और किसी भी वेबिनार में उनकी उपस्थिति, उनका कोऑपरेशन सदा बना रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट श्री सुमित गिरी का, जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इस कठिन समय में उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इन वेबिनार और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शायद सुमित जी के बिना ये असंभव है। सुमित सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट का, जिनकी उपस्थिति के बिना शायद कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। तो सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी के सभी ऑफिशियल्स का, सीआरसी के सभी स्टाफ का, कि उनका सहयोग हमारे साथ बना रहता है। आपका सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। और मैडम आपसे रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी, रिक्वेस्ट नहीं विश्वास रहेगा हमारा, कि अगले कार्यक्रमों में भी जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी विशेषज्ञता की जरूरत पड़ेगी, आप हमारे साथ उपस्थित होंगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो कोलैबोरेशन हमारा जिनके साथ हुआ है, डॉक्टर बलमीत कौर मैडम का। डॉक्टर बलमीत कौर मैडम जिनका कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है, कोलैबोरेशन रहा है इस प्रोग्राम के लिए। मैडम लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ उपस्थित रहती हैं और हमारे कार्यक्रमों को प्रमोट भी करती हैं। आज हमें एक अवसर मिला कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए, और बहुत सारे पेरेंट्स मैडम के थ्रू हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, और निश्चित ही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से हासिल की होगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर धन्यवाद। मैं एक सूचना बताना चाहूंगा आप सभी को। कई पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं जो कार्यक्रम के बीच में फला डेट का सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस तरीके के अपने भाव हमारे बीच रखते हैं। मैं अपने सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा। नागेश सर जी। मैडम अगर आप चाहें तो आप लेफ्ट कर सकती हैं। ओके ओके, थैंक यू। जी मैम।
नागेश सर आप आगे। जी। तो पार्टिसिपेंट को मैं बता रहा था कि जितने भी ऐसे हमारे पास पार्टिसिपेंट की शिकायत आ रही है उसमें से लगभग 90% से अधिक ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने फीडबैक फॉर्म भरा ही नहीं। आप जानते हैं जब तक आप विधिवत फीडबैक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। दूसरा, हम लोगों को देखने में आ रहा है बहुत से ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं जो अपने फीडबैक फॉर्म में न विधिवत नाम फीड कर पाते हैं और विशेषकर अपनी ईमेल आईडी लिखने में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की गलती करते हैं। ऐसी अवस्था में ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट प्रणाली के अंतर्गत जो हम आप लोगों को, हमारी आईटी टीम आप लोगों को जो सर्टिफिकेशन करती है, आप भला सोच सकते हैं जब आप गलत फीडिंग करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट कैसे ससमय पहुंचेगा या कैसे मिलेगा। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन किया जाता है, कार्यक्रम के प्रारंभ में भी और कार्यक्रम की पूर्णता के समय भी, कि बिल्कुल ध्यानस्थ होकर नाम और मांगी गई प्रविष्टियां विशेषकर ईमेल आईडी आप विधिवत भरें, जिससे आपको प्रमाण पत्र ससमय आपके ईमेल आईडी पर या दी गई ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाए। तो जितने भी हमारे प्रतिभागी जन हमारे चैट बॉक्स में अपनी बातें लिख रहे हैं या लिखते रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा सीआरसी लखनऊ का कि पहले अपनी तरफ से कृपया आप फीडबैक फॉर्म को पूर्ण रूप से भरना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाता है वह अपने आप ही ससमय आपके